जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल में। इस अंक में हम लोग टेस्ट 11 बाल विकास और ईवीएस से संबंधित जो है इनका अध्ययन करेंगे। इससे पहले टेस्ट 10 जो है ना प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जो आपका BSSTET करके 100+ टेस्ट 3 जो चलाया जा रहा है, यह प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप निश्चित रूप से उसे देखिए और ये आपको जितने सारे टेट एग्जाम हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि ये भारतवर्ष में जितने भी टेट एग्जाम हैं उन सभी एग्जामों में पूछे गए ईवीएस और बाल विकास सेक्शन से संबंधित जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उनके प्रश्नों का यह हल संग्रह, इसका पूरा व्याख्या सहित हल हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन है, सृजनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं कि शिक्षा प्रशिक्षण केंद्रित होती है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है कि शिक्षा व्यवहारवादी होती है। तो सृजनवाद में शिक्षा मुख्य रूप से बाल केंद्रित होती है। अब देखिए यह क्यों होती है। सृजनवाद मतलब क्या होता है कि एक तरह से कहिए कि मतलब नई नई चीज़ों को सिखा करके बच्चों के अंदर जो आत्मविश्वास को भरना, इसके लिए किसी भी विषय से संबंधित, ताकि वह नए नए चीज़ों का आविष्कार कर सके। इसलिए बच्चे को जो होता है वह बाल वैज्ञानिक कहा जाता है। इसमें हम लोग मुख्य रूप से जो करते हैं कि जैसे उपयुक्त सामग्री, जितने सारे प्रैक्टिकल के जो व्यवस्था हैं वो सारे सामग्री को उपलब्ध करा दें, या साथ साथ में हम उसको पर्याप्त अवसर दे दें। ये विकास के कार्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए शिक्षा बाल केंद्रित होती है। और बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए अब देखिए ये होता है, पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ करने चाहिए। ये प्रश्न प्रीवियस, ये मतलब पहले के सेट में इसका अध्ययन कर चुके हैं। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। शिक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। बिल्कुल यही है, फिर भी आगे पढ़ लेंगे। महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। अब क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, इसलिए आप लोग अधिक से अधिक इसका अभ्यास करें। जितने बताए गए ना, लगभग जो है वो आपके 1200 से 1500 टोटल ईवीएस में प्रश्न है, और लगभग 100 टेस्ट में मान के चलिए तो लगभग 2000 के आसपास ईवीएस करा दिया गया। तो वही अब रिपीटेड ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका जो अध्याय लिमिटेड है। इसमें हम लोग इसमें जो होता है ना, मतलब एक तरह से शिक्षक का यह गुण होता है। मुख्य रूप से शिक्षक का क्या गुण होता है कि वह आदर्शात्मक हो, और कक्षा को शिक्षक का गुण है कि वह आदर्शात्मक होना चाहिए, और साथ साथ में कक्षा को लोकतांत्रिक तरीके से, कक्ष को लोकतांत्रिक मतलब जैसे लोकतंत्र की परिभाषा जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए ही होता है, उसी प्रकार से कक्षा लोकतांत्रिक मतलब बच्चों, सब तरह के बच्चे, अच्छे बच्चे, कमजोर बच्चे, भूगोल बच्चे, ब्रिलियंट बच्चे, पढ़े लिखे, सबके लिए बराबर उस होना चाहिए। ऐसा आदर्शात्मक पढ़ाई की व्यवस्था हो। साथ साथ में लिंग पूर्वाग्रह नहीं, कभी किसी प्रकार से लिंग पूर्वाग्रह नहीं, किसी प्रकार से भेदभाव नहीं, तभी जाकर के सभी का क्या होता है, चरित्र निर्माण होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होता है। संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास दोनों। तो जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाता था, उनकी भावनाओं को सम्मान किया जाए। बिल्कुल यह आंसर उपयुक्त है। यह प्रश्न भी प्रीवियस में पूछा, पहले सेट में पूछा हुआ है, इसी का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो उसके बाद ये जो होता है, जब बच्चे को अधिक से अधिक नहीं, ये इसको पढ़ाने की बात नहीं, यही होता है। इसमें मुख्य रूप से होता है ना, शिक्षा, बच्चे के अपने अपने विचार होते हैं, ठीक है, वो उसको, इसलिए उसको अभिव्यक्ति का जब अवसर दिया जाता है ना, बच्चों के विचारों का, उसके मन में क्या चल रहा है, बच्चों के मन को पढ़ने के लिए शिक्षक को भी जो है, शिक्षक को बच्चे की तरह व्यवहार करना पड़ता है। वो उसे अपने बातों को उस पर नहीं थोपे, बच्चों के दृष्टिकोण ले, बच्चे क्या पढ़ना चाह रहा है, अगर वो उसे उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो आप उस कमियों को दूर करें। तो इसलिए बच्चों को महत्वपूर्ण दिया जाए, ताकि वो अपनी जो उसके अंदर जो भावना हो, जो बोलना चाहे, उसको वो अभिव्यक्त कर सके। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी। सृजनात्मकता को बढ़ाने में कौन सी सहायक होगी। इसमें जो है मतलब सीखने हेतु सीमित अवसर हो, कि बच्चों को उत्तर याद करने के लिए कहा जाए, किसी समस्या का समाधान बता दिया जाए, बच्चे को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिया जाए। ये बिल्कुल सही है, बच्चे को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक। जब बच्चे को स्वयं करके मतलब उसको प्रैक्टिकल तरीके से हर विषयों से संबंधित कुछ उसको इंटरेस्टिंग बना करके कुछ उसमें प्रैक्टिकल कराया जाए। अगर प्रैक्टिकल कराते हैं तो उसमें क्या होता है, बच्चे के अपने थॉट विकसित होते हैं, उसको अपना ज्ञान होता है। तो इसीलिए स्वयं सीखने के लिए बच्चे को अधिक से अधिक अवसर दिया जाए, चाहे खेल के माध्यम से, या प्रतियोगिता के माध्यम से, या क्विज के माध्यम से, या नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी हो, उसे अवसर दिया जाए। गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल देता है। किस पर बल देता है, सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर। गतिविधि आधारित शिक्षण जो है ना, डैश पर बल देता है, कि सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी। बिल्कुल यही होगा, आगे भी पढ़ लेंगे। निश्चित अवधि में गतिविधि पूरा करने, खेलने में अनुशासित कक्षा, सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर जो होता है। इसमें शिक्षण इस प्रकार से होना चाहिए कि उसमें सभी को मोटिवेट किया जाए, सब भागीदार ले। चाहे अगर कोई शारीरिक रूप से कोई असक्षम है तो उसको भी उस तरह की व्यवस्था की जाए, उस तरह की गतिविधियां चलाई जाए, चाहे खेल इवेंट हो, इस म्यूजिक हो, चाहे वो भाषण देना हो, चाहे नाटक करना हो, चाहे आपका आपस में बातचीत करना हो, ग्रुप डिस्कशन हो, अपने तरफ से विभिन्न प्रकार के वहाँ पर अगर उसको बहुआयामी अवसर जब हम देते हैं ना कहीं एक कोई गुण होता है जो बच्चे में अंदर से निकल के वापस आता है। इसलिए सभी को सक्रिय रूप से भागीदारी करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चे से सीखिए। यह इशारा करता क्या है, अगर आप बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो बच्चे से सीखिए। यह इशारा क्या करता है, अध्यापक केंद्रित शिक्षा, मतलब मास्टर को अपने से सब कुछ बताना, जो मन में
है वही बताना चाहिए। नहीं, बिल्कुल अध्यापक केंद्रित तो नहीं होनी चाहिए शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर, बिल्कुल यही है, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। मुख्य रूप से बच्चे के अंदर क्या चल रहा है ना, मतलब एक तरह से बालक जब मान लीजिए यहाँ जो है ना बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, मुख्य रूप से यह उसको जानना है, मतलब उनके विचारों को जानना है, भावनाओं को जानना है, उनकी मनोवृत्तियों को जानना है। जब इस सब चीज़ को जानते हैं ना तो इसमें आप क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की गतिविधि चलाते हैं। इस गतिविधि से उनके जो मुख्य रूप से भावनाएं, मनोवृत्ति, उनके विचार वो धीरे धीरे बाहर आते हैं। और जब ये चीज़ बाहर आते हैं तो वह उसमें क्या होता है, धीरे धीरे रुचि लेना स्टार्ट करते हैं, मतलब इस तरीके से उसका विकास होते रहता है। यह मुख्य रूप से इशारा किस तरफ करता है, यह इशारा करता है बच्चों के फीलिंग्स को जानना, उनके व्यवहार किस प्रकार से उसको जानना, उनकी मन में क्या चल रहा है, इसी की ओर यह इशारा करता है। यह बच्चे से हमको सीखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होनी चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक और कैरियर निर्देशन की आवश्यकता है कि शैक्षिक कैरियर की वैयक्तिक निर्देशन, वैयक्तिक मतलब पर्सनल गाइडेंस की आवश्यकता है कि केवल कैरियर नहीं, शैक्षिक भी चाहिए, मतलब उसको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी चाहिए, उसके बाद कैरियर के क्या अप्रोच है ये भी चाहिए, और उसके लिए कैसे वहां तक पहुंचना है उसको पर्सनल गाइडेंस ये भी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होना चाहिए। इसमें होता है क्या, देखिए मुख्य रूप से अगर उच्च प्राथमिक स्तर की हम लोग बात करते हैं ना तो यहाँ बालक में जो होता है बहुत प्रकार के चेंजेज होते हैं, बहुत प्रकार के। यहाँ उच्च प्राथमिक स्तर जो होता है मुख्य रूप से ये स्टार्टिंग में, मतलब 10th जाने के बाद जो सेशन स्टार्ट हो जाता है उसमें किशोरावस्था में बहुत सारे चेंजेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके मतलब उसके शारीरिक क्षमताओं में, मतलब उसमें चेंजेज आते हैं, उसकी मानसिक में, और साथ साथ में और संवेगात्मक परिवर्तन में अकस्मात चिंता होता है। ये मेरा कथन नहीं है, ये एक बाल वैज्ञानिक थे, उनका नाम था, मतलब उन्होंने स्टैनले हॉल साहब का ये कथन है कि उस अवस्था में बालकों का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, मतलब वो चिढ़ जाएगा, नाराज हो जाएगा, यही हुआ संवेगात्मक, इसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए जिससे कि वे तनाव महसूस करते हैं अपने आप को, क्या होगा, क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, करियर में क्या होगा, क्या करना है नहीं करना है, बहुत तरह की बातों से वे परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए उसको शैक्षणिक चाहिए, कैरियर की क्या संभावना है उनको बताना चाहिए, नहीं फ्यूचर में इस तरीके से आप कर सकते हो, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, अगर नहीं हुआ तो भी आपके पास बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, तो उसको इस तरीके से निर्देश देना चाहिए। तो ये तीनों चीज काफी ज्यादा, ताकि वो अपने आप को सहज महसूस कर सके। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है, उसमें नैतिक मूल्य क्या है। प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना, विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और निर्णय लेने के लिए कहना, शिक्षकों और बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। सही प्रकार से ये प्रीवियस सेट में भी, इसलिए आपको हम बोल रहे हैं अगर आपने नहीं देखा है तो 1 से 10 तक निश्चित रूप से अध्ययन करिए, क्वेश्चन अब रिपीटेड करेंगे। और इसी के साथ साथ से अब आपको बीपीएससी के लिए भी सीरियस रहना चाहिए। बीपीएससी टियर 3 और टियर 4 आपको इसके बाद अच्छा मौका देता है, तो आप अभी से ही उसके जो टेस्ट सीरीज प्लेलिस्ट में उपलब्ध है 100+, उसका आप अध्ययन करिए। तो आपको उससे संबंधित, क्योंकि वो सारे एनसीईआरटी, एससीईआरटी और जितने सारे प्रीवियस प्रश्न है ना, और उन सभी प्रश्नों का हल संग्रह काफी ज्यादा वो आपको मदद करेंगे। इसलिए आप उतना तो लगा करके जाइए, और वह आपको हम बता रहे हैं बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करेगा, इसलिए अधिक से अधिक आप अभ्यास करिए। आगे देखते हैं। कक्षा 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं। कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं। खेल कालांश में, मतलब खेल की जो कला होती है, में उन्हें एक कोने में बैठना चाहिए ताकि वे खेल का आनंद ले। बैठ के खाली देखो भाई, अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित। बिल्कुल करेक्ट आंसर यही होना चाहिए। आंसर दिख गया है, फिर भी आगे पढ़ते हैं। केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देनी चाहिए। केवल इंटरनल, मतलब जो इंडोर वाला कैरम बोर्ड खेलो, लूडो खेलो, इस प्रकार से खेलो कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर देना चाहिए। तो यहाँ पे मुख्य रूप से कक्षा के सभी ऐसा कुछ नहीं है, अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में जो उसके लिए उचित लगे उसमें हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में सभी बच्चों नहीं, कोई बच्चा होता है जो खेल में भी बहुत क्षेत्र है। किसी को मान लीजिए क्विज कंपटीशन, वो भी खेल ही होता है। किसी को पढ़ने से संबंधित खेल में अच्छा लगता है, किसी को जो है क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, किसी को इंडोर खेल शतरंज है, कैरम बोर्ड है, उसके बाद इस सब खेलों में उनको अच्छा लगता है। उस अनुसार से अपने क्षमता के साथ उसको प्रोत्साहित करना, कुछ कर सकते हो, यू कैन डू इट, लगातार लगे रहो। तो इस प्रकार से उसको मोटिवेट करना चाहिए। जिन पियाजे के अनुसार अनुकूलन द्वारा क्या होता है, अनुकूलन द्वारा क्या होता है, अनुकूलन मतलब परिस्थितियों के अनुसार से धीरे धीरे अपने आप को ढालना। उसमें क्या होता है, आत्म सत्कार होता है कि व्यवस्थापना अनुभव, आत्म सत्कार और व्यवस्थापना दोनों होता है। देखिए इसमें मुख्य रूप से अनुकूलन में क्या होता है, नवीन अनुभवों को नवीन अनुभव जो होते हैं ना, इसके बहुत सारे वर्णात्मक क्षेत्र होते हैं, वर्णात्मक, संज्ञात्मक, नए कितने प्रकार के अंग होते हैं, उसको सम्मिलित करना होता है। वही होता है आत्म सत्कारण। और यह एक तरह से व्यवस्थापना आत्म सत्कारण का ही पूरक रूप है। दोनों एक दूसरे पर जो है वह आश्रित है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति जो होता है ना, मुख्य रूप से व्यवस्थापना के तहत पर्यावरणीय स्थिति के साथ समायोजन स्थापित करता है एवं विसंगतियों को दूर करता है। यही हुआ अनुकूलन, मतलब ये पर्यावरण से संबंधित टर्मिनोलॉजी है, उसका जो पेडालॉजी है उससे संबंधित टर्मिनोलॉजी है, इसलिए उसका हम लोग उसमें जो शिक्षण शास्त्र संबंधित अध्ययन है उसका है, तो हम अध्ययन करेंगे। परामर्श में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है, बच्चों को धैर्यपूर्वक सुनना, बिल्कुल है। बच्चों से मित्रतापूर्वक बातचीत करना, बिल्कुल है।
उसके बाद बच्चों के दृष्टिकोण को समझना सही, बच्चों के दृष्टिकोण को समझना सही है। बच्चों में अनुशासन रखना, ज़्यादा अनुशासन नहीं रखना है, बच्चों में अनुशासन ज़्यादा नहीं रखिए, थोड़ा रखिए, ज़्यादा भी नहीं रखना है। देख कहा ही गया, गौतम बुद्ध कहे हैं कि उनका उपदेश देने में एक मध्यम मार्ग बताया था कि बिना के तार को इतना भी ज़्यादा मत कस दो कि उससे जो है क्या कहते हैं वह टूट जाए, और इतना भी ज़्यादा ढीला मत छोड़ दो कि उससे आवाज़ ही ना निकले। मतलब ये हुआ है बच्चों में अनुशासन रखना, हद से ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखिएगा फिर अनुशासन वो तोड़ने के लिए बाध्य होते नहीं। उसको आप लोग धैर्यपूर्वक सुनिए, मित्रतापूर्ण व्यवहार करिए, उसको प्रोत्साहित करिए, ठीक है। तो इससे होता है, और साथ साथ में उसके दृष्टिकोण को समझिए। बच्चों पर अपना विचार कभी थोपिए नहीं, कार्य योजना उसको जो प्रैक्टिकल बहुत सारे दीजिए। बच्चों की समस्याओं के सभी जितने प्रकार के संभव विकल्प है ना, उस विकल्प को आप उपलब्ध कराइए। बच्चों के शैक्षणिक प्रगति के लिए जो है शैक्षणिक प्रगति किस प्रकार से हो, या भावी उसको रोजगार की संभावनाएं कैसे कैसे मिल सके, इसके विषय में उससे बात करिए, ठीक है। तो ये सभी परामर्श के संबंधित हैं। उसके राज्य स्तर पर कक्षा 1 से कक्षा 4 तक की पाठ्य चर्चा का निर्माण करते हैं। राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर एनसीईआरटी, राज्य स्तर पर एससीईआरटी। मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी जो होते हैं निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं। आप क्या करेंगे, इस प्रकार के जो है आपको केस स्टडी आ सकता है। तो इस स्थिति आपका यहाँ पे क्या निर्णय रहेगा? आप पृथक बैठक व्यवस्था करने हेतु सहमत हो जाएंगे, आप अलग अलग बैठिए। आप उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त करेंगे, जो आपके हायर और वो क्या करें, आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे। बिल्कुल यही होना चाहिए। आप विद्यालय मध्याह्न भोजन पकाना बंद, ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका ये आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि देखिए विद्यालय का मुख्य रूप से जो दायित्व होता है ना, दायित्व यह सिर्फ यह दायित्व नहीं होता है कि सिर्फ उसका बौद्धिक विकास करिए, मतलब पढ़ा लिखा के बौद्धिक विकास करिए, नहीं, सिर्फ ये तो दायित्व है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। उसका दायित्व यह भी है, उसके साथ साथ में सामाजिक, उसके साथ साथ में सामाजिक है, सामाजिक के साथ साथ में मानवीय है, मानवीय के साथ साथ में धार्मिक है, धार्मिक के साथ साथ में जाति है, जाति के साथ साथ में लिंग है, लिंग, इस सब के जो पूर्वाग्रह है ना, पहले से जो धारणा बनी हुई है ना, उसके विषय में समझाना, शिक्षित करना और बताना भी विद्यालय का दायित्व है। और आप सब जब विद्यालय का दायित्व है तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन दायित्व का शुद्ध अंतःकरण से ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना, यह आप सबका कर्तव्य हो जाता है। इसलिए आप लोग को जब मौका मिलेगा निश्चित रूप से इन चीज़ों को, इन त्रुटियों को दूर करने का आप लोग प्रयास करिएगा। हालांकि समय बदल रहा है, ये सब चीज़ तो अब तो लगभग खत्म ही है, फिर भी आप अगर प्रारंभिक शिक्षा अगर इस तरीके से रहे तो बच्चे आगे बहुत विकास करते हैं। विज्ञान में मोनिका की संप्राप्ति अच्छी है किंतु गणित में खराब है। उनका कुल संभाव्य कारण हो सकता है, संप्राप्ति मतलब टोटल अंक जो है, और किंतु गणित में खराब है, गणित में खराब है और सब में उसका अच्छा प्रदर्शन है। बालिकाएं प्रायः गणित में कमजोरी, ऐसी कोई बात नहीं है। मोनिका के माता पिता शिक्षित, यो गलत है। गणित शिक्षण प्रभावी नहीं है, ये सही है, और गणित कठिन विषय है। हमारी जो पढ़ाने की व्यवस्था है उसी में कहीं ना कहीं लू फॉल है, जिस कारण से हम उसे उस तरीके से रुचिकर होकर के नहीं पढ़ा पाते जिससे कि वह गणित में इंटरेस्ट ले सके। यह प्रश्न भी हम लोग पिछले सेट में पढ़ चुके हैं। देखो जल चक्र को नियंत्रित करता है क्या? जल चक्र को क्या नियंत्रित करता है? घास स्थल की वन की प्लावक की उपरोक्त सभी। जल चक्र को मुख्य रूप से जो आपका इसमें होगा, वन है ना, वन काफ़ी ज़्यादा इसमें होता है। वन जो है वर्षा के प्रभाव के कारण यह जल चक्र ही नहीं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसके चक्रण को भी यह जो होता है क्या करता है, तो नियंत्रित रखता है। अब हम लोग पर्यावरण सेक्शन पे आ चुके हैं। तो एक बात जान जाइए, ये जो है ना पढ़ाई अगर करना है तो एक बात है, सोच सा के जो देखते हैं वो खत्म कर दीजिए, उस बात जोर से लग जाइए, या तो पढ़िए या तो काहे पढ़ने का प्रपंच मत करिए। पढ़ना तो मन लगा के खूब एकदम जोर शोर से पढ़िए और क्लियर कर दीजिए, ठीक है। और देखिएगा इसी वीडियो में मोर लिखा होगा, मोर नीचे में मोर, उस पर क्लिक करिएगा ना तो टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा। तो टेलीग्राम पर लिंक है पीडीएफ के लिए, मोर है उसके लिए फॉर पीडीएफ लिखा होगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा टेलीग्राम, उसमें जैसे आएगा तो नीचे में आप ज्वाइन आएगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ वहाँ उपलब्ध है। वीडियो देखने के बाद आप पीडीएफ से एक बार जरूर प्रैक्टिस करिए, तब ये आपका अपना हो जाएगा। नहीं तो हमारा पढ़ाया हुआ सब वापस देखिए, अभ्यास करिएगा ना, क्वेश्चन रिपीट करेगा तो आपका अगर पढ़ाया हुआ रहेगा एक क्लिक में 100% सटीक आंसर दीजिएगा। नहीं तो बना के आइएगा, मन में डाउट रहेगा यार सही है कि गलती है, तो काम मारिएगा तो ठीक बात नहीं है। इसलिए अध्ययन करिए, खूब अध्ययन करिए। और आप सबके लिए एक जानकारी के लिए बता दें कि मैथ और रीजनिंग के लिए 100+ टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है, जो कि बिहार में जितने एग्जाम हुए ना, सब एग्जाम के हल प्रश्न पत्रों का वह संग्रह है। चाहे वह सिपाही से लेकर डीएसपी तक का एग्जाम ही क्यों ना हो, चाहे वह क्लर्क से लेकर के डिप्टी कलेक्टर तक का एग्जाम क्यों ना हो, जितना ऑब्जेक्टिव पूछा सबका वह हल संग्रह है। आप अगर उसको कर लेते तो इससे बाहर नहीं आएगा, उसी टाइप का होगा। हाँ, नंबर 10 की जगह 5 लिखा सकता है, 5 की जगह 10 लिखा हो सकता है, बस यही रहेगा। इसलिए आपको खूब अभ्यास करिए उसको, ठीक है ना। उसको एक बार देखिए। इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? जैव जो जीवों द्वारा अपघटित कर लिया जाए, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, शीशा है, कि इनमें से कोई नहीं। जैव अपघट्य पदार्थ की बात कर रहा है, इनमें से कोई नहीं। ये सारे जो है ना, ये किसी अपघटित नहीं होते हैं, ये ज्यों का त्यों वातावरण में रहते हैं। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या है? सही है, सही हो सकता है। बुद्धिमान के भिन्न लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित, ये देखिए इसका इसमें जो है ना, ईवीएस के अंतर्गत हम लोग जो है अब बाल शिक्षा को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यह क्या होता है, लैंगिक पूर्वाग्रह से यह क्या है, ग्रसित है। पहले भी हम इसमें CDP सेक्शन में इसका अध्ययन कर चुके हैं। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य
लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक अच्छे दत्तिकारी का मुख्य लक्ष्य मुख्य रूप से क्या? अधिगमन विचार के अवसर उपलब्ध कराना, यही होता है। एक अच्छे दत्तिकार मतलब अच्छा दक्ष कार्य कैसा होना चाहिए? अधिगमन विचार के जब अवसर उपलब्ध कराता है ना, तो इसी में कहा जाता है कि उसकी सफलता मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस विधि में स्थूल एवं सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा स्वयं करके सीखो शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है? किसमें? प्रदर्शन विधि में, प्रयोगशाला विधि में, अवलोकन निरीक्षण। प्रयोगशाला विधि में सब काम होता है कि ज्ञात से अज्ञात, जो अज्ञात है उसको भी ज्ञात करिए, या ज्ञात है उससे नया नया चीज सीखिए। स्वयं करके अगर सीखते हैं तो काफी ज्यादा आप लोग अच्छा चीज सीखते हैं। यह शिक्षण सूत्रों का, यह स्थूल से सूक्ष्म की ओर एकदम बड़ा चीज से एक्सप्लेन करके जो हम छोटे से छोटे चीजों को सीख सकते हैं। पर्यावरण शिक्षण को सुगम बनाने के लिए निम्न में से किस क्रियाकलाप को आप अधिक महत्व देंगे? किस क्रियाकलाप को आप अधिक महत्व देंगे? पाठ्य योजना, शैक्षणिक भ्रमण की गृह कार्य। इसमें हम लोग शैक्षणिक भ्रमण को अधिक महत्व देंगे। इसमें क्या होता है? शैक्षणिक भ्रमण में जो होता है ना, इसमें मुख्य रूप से आप ज्ञान का जो है जो अस्थायित्व होता है, अस्थायित्व होता है। बच्चे जब नए नए जगहों पे, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ा रहे हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विषय में पढ़ा रहे हैं, कभी उस जगह पे अगर बच्चों को ले जाकर के अगर आप बताते हैं ना, तो क्लास में जितना वो समझाए ना, उससे बहुत ज़्यादा वहाँ पे समझता है, और इसके साथ साथ में उसको काफ़ी ज़्यादा याद भी हो जाता है। और साथ साथ बच्चों को मनोरंजन की अनुभूति भी कराना, पढ़ाई को इस तरीके से मनोरंजन की अनुभूति, उसको पढ़ने में आनंद आए, इस तरीके से आप उसमें छोटे छोटे प्रयोग को डाल दीजिए, ठीक है। उसके ज्ञात से अज्ञात की ओर अध्ययन किया जाता है किस विधि में? अभी तुरंत हम इस प्रश्न को देखें, किस विधि में? वह आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर अध्ययन किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर क्रियाकलाप संचालित करना और कौशलों का विकास करना, कि उसमें वह आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। बिल्कुल, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। देखिए ऑप्शन सारे आंशिक सही लग रहे थे, लेकिन इसलिए ऑप्शन को आपको पढ़ना है, फिर जाकर के आंसर देना है। 100% सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिल गया तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन पे अगर है, आपको समझिए, उसके बाद पढ़िए, उसके बाद आप अस्थिर से आंसर दीजिए, आपका सही हो जाएगा। अपने आप को वहां रख करके सोचिए, आंसर आपका सही होगा। पर्यावरण शिक्षण के प्रभावशाली विधि कौन सी है? व्याख्यान है, आगमन है, कि निगमन है, कि प्रयोगशाला है? प्रयोगशाला है। पर्यावरण अध्ययन की सबसे अच्छी है प्रयोगशाला। जितना अधिक से अधिक प्रयोग करता है ना, वो अपने से प्रयोग कर रहा है ना जी, आपके मार्गदर्शन में स्टूडेंट अपने से कर रहा है। तो जैसे जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है, हम लोग जानते हैं, लेकिन जब उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, माना हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु जब मिला देंगे, और जैसे रिएक्शन होकर जल बनेगा, तो उसको लगेगा कि नहीं भाई सही बात है, ज्यादा चीज सीखता है। तो जब वो ऑक्सीजन बना लेगा, फिर उसके बाद ओजोन गैस भी तो बन सकता है, क्लोरीन गैस भी, इस तरीके से उसे नए नए इनोवेटिव आएंगे, नए नए उसको खोजने का अवसर मिलेगा। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसमें मुख्य उद्देश्य पर्यावरण शिक्षा का क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षा, कि पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग। इसमें जो हो जाएगा पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षा, इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए और उसको संरक्षित रखा जाए, मतलब उसको नष्ट ना हो, उससे किस प्रकार से बचाया जाए, यही है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा कैसी होनी चाहिए? गतिविधि आधारित होनी चाहिए, कि पाठ्य पुस्तक आधारित होनी चाहिए, कि सभी आधारित होनी चाहिए, कि पाठ्य पुस्तक में नई नई गतिविधि पर आधारित कक्षा होनी चाहिए? तो यहाँ होनी चाहिए गतिविधि आधारित होनी चाहिए, मतलब ताकि रुचि पैदा हो और छात्र उसे वास्तविक जीवन से जुड़े, इसलिए गतिविधि रखिए ताकि छात्र क्या करें, वास्तविक जीवन से जोड़े, वास्तविक जीवन के साथ में उसे जोड़े। इस प्रकार से है, इस पूरे सेक्शन का जो है कंप्लीट व्याख्या के साथ हल सॉल्यूशन करा दिया गया है। तो आप लोग खूब अधिक से अधिक अभ्यास करिए। हाँ, और साथ साथ में हम आपको धन्यवाद कहना चाह रहे हैं कि आप लोग जो प्यार दिखा रहे हैं चैनल को, जो आप शेयर किए और साथ साथ में शेयर कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हमारी टीम को भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे और लगातार बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। तो इसी के साथ आप लोग खूब मेहनत करिए, एकदम एग्जाम तक बेस्ट लगा दीजिए। 100% है। अगर आप 6-7 महीने मेरे साथ मिल करके तैयारी कर लीजिएगा, 6-7 महीने, टेट कन्फर्म निकल जाएगा। और साथ साथ में जैसे बता रहे हैं, और टेट जैसे निकल जाएगा, चाहे सी टेट हो, एस टेट हो और बी एस टेट हो, तीनों वाले को बीपीएससी में मौका मिलता है। तो आप बीपीएससी बैठिएगा, आराम से निकलिएगा, खाली आप लगातार अभ्यास करते रहिए। जय हिंद। मिलते हैं अगले अंक में और टेस्ट नंबर 12 के साथ में। चलिए फिर से एक बार जय हिंद।